हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम उत्तराखंड में पर्वताकार या पौरव वंश पढ़ेंगे। तो इसे एक ही वीडियो में ठीक है पूरा पढ़ेंगे इस वंश को, जो भी इसमें महत्वपूर्ण है ना। देख लेते हैं। पौरव वंश के अभिलेख अल्मोड़ा के तालेश्वर से मिले हैं। तो ध्यान रखेंगे, तालेश्वर जो है पौरव वंश के अभिलेखों के लिए प्रसिद्ध है। इन अभिलेखों में पौरव शासकों के नाम भी मिले हैं। इनसे पौरव राजाओं की प्रशासनिक व्यवस्था का भी पता चला है। अभिलेख में द्युतिवर्मन विष्णुवर्मन का नाम मिला है। इस वंश की राजधानी ब्रह्मपुर मानी गई है ना। और ब्रह्मपुर का उल्लेख ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था ह्वेनसांग ने भी किया है। ठीक है, तो ब्रह्मपुर जनपद का उल्लेख मार्कंडेय पुराण और बृहत संहिता ग्रंथ से भी मिलता है। माना जाता है कि पर्वतों से घिरा होने के कारण इस स्थान का जो इस वंश का नाम जो है पर्वताकार पड़ा। ठीक है, अब देखो, जो विद्वान है Y.R. गुप्ते के अभिलेखों से 6वीं से 8वीं सदी इस वंश का समय बताया गया। और DS सरकार ने भी इस बात का समर्थन किया है कि यह वंश 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ। ताम्रपत्रों से भी ब्रह्मपुर राजधानी का पता चला है। देखो, पौरव सत्ता 647 से 775 के आसपास मानी गई। देखो, ये पौरव वंश का जो समय है 647 से 725 है। ठीक है, तो यानी बहुत लंबा समय नहीं है। गुप्त काल के पतन के बाद भारत की राजनीति में सामंती विकास बढ़ने लगा था। सामंतों की स्थिति मजबूत हुई लगातार। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद तो सामंतों ने स्वतंत्र स्थिति बनाने शुरू कर दी थी। अपनी सत्ता का विकेंद्रीकरण तेज हो गया। देखो, जब कोई शक्तिशाली राजा होता है तो सत्ता एक के हाथ में चली जाती है, लेकिन जब देश में कोई भी बड़ा राजा नहीं था तो विकेंद्रीकरण हो गया। जगह जगह छोटे छोटे राजा हो गए, उसे बोलते हैं सामंतीकरण। ठीक है, पौरव वंश भी हर्ष के अधीन रहा होगा, ऐसी मान्यता है। तो तालेश्वर के ताम्रपत्रों से विष्णुवर्मन प्रथम, वर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय का नाम उल्लेखित होता है। ठीक है, अग्निवर्मन ने परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, जो कत्यूरी राजाओं ने भी धारण की थी यह उपाधि। यह उपाधि देखो क्षत्रिय राजाओं के लिए बड़ी और श्रेष्ठ उपाधि मानी गई है। तालेश्वर अभिलेख में द्युतिवर्मन की प्रशंसा भी की गई है। और द्युतिवर्मन के बाद विष्णुवर्मन द्वितीय राजा बना था। अब इनका देख लेते हैं शासन प्रबंध क्या था। ठीक है, पौरव शासन में सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होता था। ये राजा स्वयं को गौ ब्राह्मण हितैषी कहलाना पसंद करते थे। तो याद रखना, पौरव वंश के राजा गौ ब्राह्मण हितैषी यानी गाय और ब्राह्मणों के हितैषी थे। ये दानी प्रवृत्ति के थे। ठीक है, निरंकुश नहीं थे। तो मंत्री परिषद में जो पद थे देखो, अमात्य, बलाध्यक्ष, संधि विग्रहक, ठीक है, राज व्यवहारिक, कोटाधिकरण, ठीक है, कुमारमात्य, सर्व विषय प्रधान देव, द्रोणाधिकृत, कारगिक, ये पद शामिल थे मंत्री परिषद के अधीन, है ना। इसके बाद देखो, राजा जहाँ सह परिवार रहता था उसे कोट कहते थे। तो इंपॉर्टेंट देखो, कोट क्या था पौरव राजवंश में, तो जहाँ राजा रहता था। और कोटाधिकरण इसकी सुरक्षा करता था अधिकारी। प्रतिहार जो एक अधिकारी था प्रतिहार, वो राज परिवार को सुरक्षा प्रदान करता था। ठीक है, एक था सूप कारपति, ये भोजनालय की व्यवस्था देखता था, सूप कारपति। सैन्य प्रमुख को पौरव राजवंश के समय बलाध्यक्ष कहा गया। अब जो पौरव सेना थी वो 3 भागों में बटी थी देखो, गज, अश्व और पैदल। ठीक, और जो कत्यूरी सेना थी उसके 4 भाग थे। उसमें ऊंट वाली भी सेना है, ध्यान रखना। इसमें ऊंट वाली नहीं है, तो हाथी है, घोड़ा है और पैदल है। ठीक है, इसमें 3 है। ठीक है, में विभक्त थी, जो सेना नायक के अधीन थे। दंडपाशिक देखो पुलिस अधिकारी था। इसके अलावा दंडोपरिक और कटुक भी पुलिस के सामान्य अधिकारी थे। अब देखो, पौरव वंश में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? प्रधान स्रोत था भूमिकर, जो कि ये मान्यता है कि 1/6 भाग ही था, लिया जाता था। और जो भूमिकर वसूला जाता था उसे भाग कहा गया। और जो अधिकारी इसे वसूलता था तो उसे भागिक कहते थे। तो भाग जो कर है उसे कौन वसूलेगा? भागिक। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो देखेंगे तो उससे आपको समझ आ जाएगा काफ़ी। अब ये भी आता है इसमें देखो, केदार भूमि कैसी भूमि थी? सिंचित भूमि थी। और सारी भूमि कहलाई गई बिना सिंचाई वाली भूमि। ठीक है, पौरव वंश में भूमापन के लिए देखो वही इकाइयाँ थी लगभग जो कत्यूरी काल में थी, द्रोणवाप, कुल्यवाप, खारीवाप। ठीक है, तो इसको द्रोणवाप है, फिर कुल्य होता है बड़ा, फिर खारी सबसे बड़ा इन तीनों में। तो ये भूमापन की इकाइयाँ हैं। ठीक है, धन्यवाद।